नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता एंड किसानों के लिए राहत भरी खबर है। एक्चुअली ये राहत भरी खबर मार्केट्स के लिए, जीडीपी के लिए, इन्फ्लेशन और फूड सिक्योरिटी के लिए भी है कि इस साल मॉनसून सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है और आईएमडी के मुताबिक जून से दिसंबर के बीच में हम 105% की बारिश यहां पर होता हुआ देखेंगे। मॉनसून के पूर्वानुमान को लेकर हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने मौसम विभाग के डीजी एम महापात्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। 5 जून से 30 सितंबर के अंदर जो बारिश होता है इस साल सामान्य से अधिक रहने का संभावना है। और क्वांटिटेटिव भी देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है इसका 105% इस बार होने का संभावना दिखाई दे रहा है। और पूरी देश में आप रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन का फोरकास्ट देखें, हमारा आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया इसके हिसाब से लगभग सभी जगह पर नॉर्मल से एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, बिहार के कुछ इलाका और लद्दाख रीजन, ये सभी इलाका में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सर, अगर मैं बात करूं अल नीनो कंडीशन की, न्यूट्रल रहेगा इस बार अल नीनो? हाँ, इस बार अभी भी न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, और ये न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा मानसून सीजन के एंड तक। इसलिए इसका कोई कुप्रभाव नहीं है और कोई एल नीनो कंडीशन डेवलप नहीं हो रहा है एंड ऑफ सीजन तक। और इसके साथ साथ जो इंडियन ओशन डाइपोल है जिसका भी असर होता है मानसून के ऊपर, वो भी अभी न्यूट्रल कंडीशन में है और मानसून सीजन एंड तक ये न्यूट्रल कंडीशन ही रहेगा। जो यूरेशियन स्नो कवर है वो इस साल दिसंबर से फरवरी के दौरान नॉर्मली जितना एरिया में कवर होता है स्नो, इस बार इससे कम हुआ है। जब कम स्नो कवर होता है मानसून के लिए अच्छा होता है, इसलिए ये आज फेवरेबल है कि मानसून सीजन के दौरान यूरेशियन स्नो कवर या नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक स्नो कवर का पॉजिटिव असर होगा, यानी अच्छा रेनफॉल होने के लिए संभावना दिखाई देगा। ऑलराइट, तो एब्सोल्युटली पॉजिटिव खबर यहां पर आती हुई इंडियन मार्केट्स के लिए कि मॉनसून 2025 जो है कि जून से सितंबर के बीच में जो बारिश होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही खरीफ की बुआई भी होती है, ये बारिश बेहतरीन रहने की उम्मीद है। स्काईमेट ने 103% का अंदाजा लगाया था और आईएमडी ने 105% बोला है। आपको बता दें कि 96 से 104% के बीच में नॉर्मल मॉनसून होती है, 104 से 110% के बीच में अबव नॉर्मल मॉनसून मानी जाती है। और जैसे कहा गया कि जो मॉनसून इस बार है अबव नॉर्मल होने के चांसेस 59% है, यानी कि इस बार की बारिश काफी बेहतरीन होने की एक्सपेक्टेशन है। इसका फायदा वेरियस सेक्टर्स उठाते हुए नजर आएंगे और एक फायदा यहां पर शायद गोल्ड एज अ सेगमेंट को भी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अर्बन इंडिया में तो खरीदारी है ही, लेकिन रूरल इंडिया में जो मेजर इनकम है वो यहां पर बेहतर बारिश की तरफ से आती है और उसका एक फायदा यहां पर गोल्ड बाइंग में इन द फिजिकल मार्केट्स हम बनता हुआ देखते हैं। और जहां तक सोने की बात है, इस साल भाव और भी तेज जा सकते हैं, एज अ मार्केट्स को मानना है। ट्रम्प टैरिफ्स देखें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखें, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, रिसेशन की चिंताएं भी हैं, इन सब का फायदा हमने सोने को ऑलरेडी उठाता हुआ देखा है, जहां पर ऑल टाइम हाइज $3245 पर आउंस पर पिछले हफ्ते में बने थे। आज कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन उसके बावजूद 3220 के आसपास के कारोबार, और मार्केट्स को लगता है कि अगर कुछ स्टेबिलिटी इन हायर लेवल्स पे भी आती नजर आए तो फिजिकल बाइंग यहां पर पिकअप होगी। कैसे रह सकते हैं ट्रेंड्स इस महीने और आगे जाकर, क्योंकि अक्षय तृतीया है, शादियों का सीजन है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, इन सब पर बात करने के लिए काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर हमारे साथ हैं। श्रेयांश, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी सेंस प्राइसेस को लेकर क्या है? इतने हाई प्राइसेस पिछले साल के कंपैरिजन में 45 से 40% की वृद्धि हम देख चुके हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या सेंस है? प्राइस काफी हाई है और इसका हमारे यूपी के एरिया में भी काफी फर्क पड़ रहा है, बिकॉज अभी गर्मियों की सालक चालू हो गई है। और जैसे कि आपको पता है कि महीने के एंड में अक्षय तिथि है, जो कि हमारा सेकंड बिजिएस्ट सेल्स डे होता है धनतेरस के बाद। तो डेफिनेटली लोगों के बजट में थोड़ा सा दिक्कत आई है, क्योंकि प्राइस इतना बढ़ गया है, तो लोग का जो गोल्ड की तरफ रुझान था उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसका एक पॉजिटिव व्यू ये हुआ है कि कई लोगों ने अपना जो बाइंग है गोल्ड से थोड़ा सा मूव होकर डायमंड ज्वेलरी की तरफ कर दी है, क्योंकि डायमंड की ज्वेलरी में भी करीब 50 to 55% का गोल्ड लगता है और डायमंड के प्राइसेस स्टेबल रहे हैं पिछले कई महीनों से।
तो थैंकफुली उसमें उनका बजट थोड़ा बेटर है और उनको उसमें थोड़ी सी इजी वे में वो ज्वेलरी खरीद पा रहे हैं उसकी। हम्म। श्रेयांश, तो आप ये कह रहे हैं कि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, जेमस्टोन ज्वेलरी यहाँ पर आपको लगता है कि बेटर करती हुई नजर आएगी, और वो मद्देनजर क्या आपने उसी तरीके की ऑफरिंग्स यहाँ पर अब निकाली हैं शादियों से पहले अक्षय तृतीया के लिए? राइट। तो अभी अक्षय तिथि के लिए कई सारे ऑफर्स और स्कीम्स कस्टमर को रुझाने के लिए हम लोग मार्केट में लाएंगे। और उसके साथ साथ आपने कभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि मानसून भी अच्छा होने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि आगे के महीनों में भी, क्योंकि यूपी का एरिया काफ़ी एग्रीकल्चर में आता है, तो उसमें भी हमें उम्मीद है कि आगे जो लोकल किसान हैं उनको भी फायदा मिलेगा। और थोड़ा सा बेटर उनका मार्केट आउटलुक होने की वजह से ज्वेलरी के ऊपर उनका अच्छा उसमें उनका एक्सपेंस होना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। श्रेयांश, अगर हम एज ऑफ नाउ खरीदारी का पैटर्न देखें तो पहले माना जाता था कि जो मेजर परचेजिंग पावर है वो शायद मेट्रोज में है, फिर टीयर 2 बाजार खुले, टीयर 3 टीयर 4 भी खुले हैं, एक अर्बन रूरल की एक थिन लाइन है, काफ़ी रिच रूरल्स भी यहाँ पर अब उभर के नजर आ रहे हैं। कहाँ से एक बेहतर ग्रोथ आता हुआ देखते हैं आप? जैसे कि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अब हमारा कानपुर के शहर और यहाँ के आसपास के सिटीज़ में भी अच्छा लोगों के अंदर डिस्पोजेबल इनकम आ गई है, उसकी वजह से लोगों की बाइंग पावर बढ़ गई है। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय मैं योगी गवर्नमेंट को भी देता हूँ, बिकॉज जो सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ी है, तो लोगों को गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में अब डर कम है और उसमें भी कोई वारदातें या कोई चेन स्नैचिंग या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। दूसरा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्राइस बढ़ने की वजह से हर एक ज्वेलर को अपनी सारी ज्वेलरी बहुत ही हल्के वजन में बनानी पड़ रही है और प्योरिटीज भी थोड़ी चेंज करनी पड़ रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी आज से 2 साल पहले तक बहुत सारी ज्वेलरी 22 कैरेट की होती थी, आज उसमें से कहीं ज्यादा चंक उसका शेयर 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में भी आ गया है, जो कि बजट फ्रेंडली भी है और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी बेटर है, बिकॉज 18 कैरेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, गोल्ड ऑन प्योर में बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो बेटर है। डायमंड ज्वेलरी में 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी आ गई है और हर एक मैन्युफैक्चरर को अपना वजन कम करना पड़ रहा है ज्वेलरी का, जिससे वो कस्टमर के बजट को सेटिस्फाई कर पाए। श्रेयांश, आपको क्या लगता है गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? बिकॉज ये एक ये क्वेश्चन है जिसने सबको परेशान किया हुआ है कि प्राइसेस यहाँ से 20% नीचे, 20% ऊपर कहाँ जा सकते हैं। तो एज ए ज्वेलर आपकी बैक ऑफ द एनवेलप यहाँ पर क्या कैलकुलेशंस हैं? So price is very high and on the upper level I feel शायद 3500 3550 तक कैप हो जाना चाहिए, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता, बिकॉज ओवरऑल आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेंड्स के हिसाब से ही और जो चीज़ें हुई हैं अमेरिका में और सब जगह, उसकी वजह से प्राइस इतना बड़ा है। एक हम लोग करेक्शन की भी उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज बहुत तेजी से ये बढ़ा है एंड वी वांट एटलीस्ट वन टाइम एटलीस्ट सम करेक्शन शुड हैपन फॉर दिस। ओह एब्सोल्युटली। एक और चीज़, अब यहाँ पर जिस तरह से हमने, जैसे आपने कहा कि ट्रेंड्स चेंज होते हुए नजर आए हैं, क्या स्ट्रैटेजाइज अब आप करेंगे यहाँ से आगे जाते हुए? क्या चीज़ें हैं? हमेशा हम देखते हैं, कई बार माना जाता है कि वो फैलावट वाले नेकलेसेस बेटर करते हैं, कई बार इयररिंग्स बेटर करते हैं, कभी पेंडेंट्स का यहाँ पर बहुत निकल के आता है, तो इस बार क्या है? तो गर्मियों के सालक में गांव की शादियां ज़्यादा होती हैं और इसमें भी उनको पूरा, जिसको चढ़ावे की ज्वेलरी लिटिल वर्ड्स में कहा जाता है, चाहिए होती है, जिसमें आप समझिए हर एक एरिया को कवर करना होता है, आपको गले को, कान को, नाक को, रिंग्स, फिंगर रिंग, सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए एक आप में और हल्के पे हल्की ज्वेलरी, जो आपने बोला, सही बोला, फैलावट के हिसाब से बनानी पड़ती है। और उसमें भी अब हम लोगों ने काफ़ी कुछ अपना प्रोडक्शन कैड के थ्रू करा रहे हैं, विच इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, और कैम के थ्रू, जिसके थ्रू हमारा जो ज्वेलरी हाथ से बनती थी, अब वो इन एडिशन टू हैंड वी आर यूजिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मेक इट मोर लाइट एंड लाइट, और उससे भी हल्का जितना हम कर पा रहे हैं, तो कस्टमर का बजट इजीली मीट हो रहा है। शांश, एक फाइनल क्वेश्चन, और गोल्ड की तो आपने यहाँ पर बात की ही, डायमंड के यहाँ पर सेंस में क्या प्राइसेस हैं? लास्ट ईयर डायमंड के प्राइसेस में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी, 2022 के हाई से तो हमने बहुत गिरावट आते हुए देखी थी। आप कहेंगे ये अब एक एस्पायरिंग लेवल्स पे है, लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं? प्राइस सेंस अब तक डायमंड्स के लिहाज से इस साल में कैसी है? तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट डायमंड का प्राइस पिछले जनवरी से, इस जनवरी से थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है। वी आर ऑलरेडी सीइंग अ ग्रोथ इन द नेचुरल डायमंड कैटेगरी। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 3 इयर्स आई एम सीइंग कि लोगों का रुझान सॉलिटेयर डायमंड्स की तरफ भी बढ़ गया है। और क्योंकि बीच में ये बिल्कुल बंद हो गया था, अब ये फिर से लोगों ने 20 30 40 50 सेंट्स के हीरे, उसकी ज्वेलरी, उसकी चूड़ियाँ, उसके नेकलेसेस लेने में फिर से आगे आए हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। और डायमंड में थैंकफुली
जो लोग एक सोच रहे थे कि बिल्कुल ही बॉटम आउट हो जाएगा, तो नेचुरल डायमंड का प्राइस नहीं गिरा है, इनफैक्ट थोड़ा अप ही है इस साल के शुरुआत से, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल्स बजट व्हेन द प्राइस डज नॉट इंक्रीज टू मच। फेयर पॉइंट दैट। श्रेयांश कपूर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल एज सेड कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि अक्षय तृतीया का सीजन यहाँ पर बेहतर जाएगा। गोल्ड लोअर वेटेजेस, लोअर कैरेटेजेस शायद यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और जैसे कहा गया कि डायमंड के प्राइसेस जैन ऑनवर्ड्स यहाँ पर बेहतर हैं और लोग सॉलिटेयर्स की तरफ यहाँ पर फिर से रुझान दिखाने लगे हैं। तो वो कुछ चेंजेस ऑफ कोर्स हमने मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस इतने हाई लेवल्स पे हैं। हमारे साथ अब निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह भी हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? 3200 का लेवल यहाँ पर होल्ड कर रहा है, करेक्शन आती है लेकिन बहुत छोटी और बहुत कम। जी हाँ, पर हमें लग रहा है करेक्शन आना चाहिए यहाँ से। ये जो लेवल्स है ये सस्टेनेबल नियर टर्म में नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल्ड में जो तेजी का जो रुख है वो बरकरार है व्यू हमारा, बट शॉर्ट टर्म में हमने जो अभी अपसाइड देखी है वो जस्टिफाइबल नहीं है, और वो प्राइस इन है। जितने भी रीजन थे जिसके कारण गोल्ड बढ़ना चाहिए था, वो सब रीजन भाव के अंदर है अभी $3250 में। सो मुझे यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, नजर आ रहा है। $100-150 $200 का करेक्शन आना चाहिए गोल्ड में। और रीज़न इसका ऐसे आ सकता है कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ा डी एस्केलेट हो, तो ये होगा। हम देख रहे हैं लगातार ट्रम्प साहब एक के बाद एक चीज़ों में एग्जेम्पशन दे रहे हैं। सो आई थिंक कहाँ पे भी ये ट्रेड वॉर अगर कम होता है तो इसके कारण आपको बहुत अच्छा कूल ऑफ गोल्ड के प्राइजेस में आता हुआ देखने मिलेगा। और दूसरा, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें ट्रम्प साहब लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी आर होपिंग फॉर पीस, तो वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट होता है। तो ये दो रीजन से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड में कभी भी आ सकता है, ऐसा हमारा व्यू है। कुणाल, मेटल्स को लेकर अब क्या सेंस है? बिकॉज मल्टी मंथ लोस तक भी हमने मेटल्स जाते हुए देखे थे। अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, स्पेशली जिंक में, जहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि इंडिया एक पॉजिटिव पोजिशनिंग पर है, क्योंकि जिस तरह से हमने चाइना की तरफ से कंसर्न्स आते हुए देखी हैं, नायर स्टार, टेक्नोक्रेक, साथ ही साथ ट्रैफिगुरा की जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, सभी का मानना है कि इंडिया एक स्ट्रांग पोजिशन में है। Yes, India from the demand side looks a better place in current scenario. इंडिया में आज भी मेटल का डिमांड हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ से बढ़ सकता है। सो अच्छा लग रहा है। जहाँ तक इंटरनेशनल सिनारियो है वहाँ पे मैं जस्ट आपका शो स्टार्ट हुआ उसके 10 मिनट पहले एक न्यूज़ पढ़ा। यूएस की जो कॉपर की लॉबी है वो कह रही है हमको एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाओ आप, क्योंकि ये टैरिफ लगाने के कारण वहाँ से कॉपर एक्सपोर्ट होना चालू हो गया है। इंपोर्ट तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में टैरिफ है। तो ये सब डेवलपमेंट देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना से भी डिमांड स्ट्रांग रहेगी आने वाले टाइम में। चाइना की गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रॉप अप करेंगे, खुद अपने रिजर्व में मेटल ऐड करेंगे, तो मेटल पे ये जो डिप आती है उस पर बाई करना चाहिए। मेटल में मेरा व्यू बहुत क्लियर है, बाई एट डिप्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉपर $8,000 का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, $8,500 का भाव चल रहा है, तो यहाँ से कोई लंबी मंदी नहीं आने वाली है। सो बी बोल्ड एंड बाय मेटल्स। और इसमें भी आप कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इन सब में देखते हैं, किस तरह से रैंकिंग देंगे आप इनको? कॉपर 1, नंबर 2 एल्यूमिनियम, नंबर 3 जिंक। ऑलराइट कुणाल, एज ऑलवेज थैंक यू साथ में जुड़ने के लिए। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, खरीदारी की यहाँ पर राय है। और जिस तरह से हमने अनसर्टनिटी टैरिफ्स में बनते हुए देखी और फिर जिस तरह की रियायतें यहाँ पर मार्केट्स में दी जा रही हैं, लगता यही है कि एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा ताकि हम डिमांड स्पेशली मेटल्स में यहाँ पर बरकरार आगे भी बनता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ। हमारे साथ होंगे एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटी से प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन। उनसे जानेंगे कि नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर क्या होनी चाहिए। वेल, शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी से ही करेंगे क्योंकि एक स्टेडीनेस यहाँ पर मार्केट्स में आने लगी है। लेकिन जैसे कुणाल भी कह रहे थे कि कुछ मुनाफा वसूली अब शायद देखने को मिल सकती है। मनोज जी, आपकी क्या व्यू है करंट लेवल्स पे, क्या करें? क्योंकि बाजार दोनों ही तरफ के एक्सट्रीम फोरकास्ट अब सुन रहा है। यहाँ पर कोई यहाँ से 20% की डिक्लाइन की बात करता है, कोई यहाँ से और भी 20% की तेजी की।
नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल पिछले माह जब हम आपके साथ शो कर रहे थे और जो न्यूज आई थी कि 50,000 सोना हो सकता है, तब हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जिस तरह से अनसर्टेनिटी है, तो हमारा मानना है कि 2030 तक सोना $4,890 तक हो सकता है, जो वेव काउंट एनालिसिस हम करते हैं उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे ये स्टडी जो है प्रूव होती हुई दिख रही है, क्योंकि गोल्डमैन का भी जो रिपोर्ट आया तो वो 4500 तक का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जहां तक शॉर्ट टर्म का सवाल है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी रैली हमने देखी, और टेक्निकली मार्केट में करेक्शंस होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिल रही है और डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ है, और चाइना की तरफ से यूएस ट्रेजरी को बेचने का जो एक हम कह सकते हैं कि डर हमेशा बना रहेगा, तो उसको देखते हुए अनसर्टेनिटी रहेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में छोटा करेक्शन हो सकता है $100 से $150 का, तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी सोने या चांदी में अगर कहीं रणनीति बनाना हो, तो चांदी थोड़ी सी यहाँ पे प्रेफर्ड बेट लगती है, क्योंकि हमने सोने के मुकाबले वहाँ इतनी बढ़त देखी नहीं थी। तो शॉर्ट टर्म के लिए चांदी बाय करना चाहिए। सोने में यहाँ लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, लेकिन थोड़ा डिप का वेट करें। कहीं भी 90,000 से 88,000 के रेंज में कीमतें आती है, तो फिर वहाँ पोजिशनल बाय की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 2025 के आखिर तक एक बार 96,500 जो है सोना दिखा सकता है, और लंबी अवधि में तो सोने का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। हम्म। प्रियंका, आप चांदी को कैसे देखेंगे? क्योंकि चांदी मार्केट्स को अभी भी लगता है कि आउट परफॉर्म करनी चाहिए जिस तरह का गोल्ड सिल्वर रेशियो है, लेकिन अभी भी अगर इस साल का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें तो ये लैग कर रही है। गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली चांदी ने अंडर परफॉर्म किया है रिलेटिव टू गोल्ड। और हमने सब 90 के भी लेवल से जो रिसेंट एक सेल ऑफ देखा था 102 से 88,000 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अभी जो अगर रैली आती है तो चांदी में थोड़ा बहुत रैली ऑन द हायर साइड हम देख सकते हैं, क्योंकि एक फायदा रहेगा कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से भी एक अच्छा रुझान दिख रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स में, तो उसका एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा चांदी के लिए। तो मुझे लगता है कि चांदी में यहाँ से फिर से हम एक बार इन वेरी नियर टर्म, अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ, अभी 94,800 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं इमीडिएट बेसिस पे 96,500 ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से जब भी हम जिस तरह से बुलियन ऑलरेडी एक ओवरस्ट्रेच रैली है गोल्ड में, हम कह सकते हैं, तो एक अगर गोल्ड में कूलिंग ऑफ पीरियड आता है तो चांदी में भी वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। और वो तभी हम 90,000 के आसपास अगर फिर से सिल्वर के रेट्स मिलते हैं, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। बात यहाँ पर अब कच्चे तेल की करेंगे, जहाँ पर काफ़ी सारी जो न्यूज़ है ऑन द नेगेटिव साइड ही है। अगर हम ब्रेंट आपकी स्क्रीन पे लेके आए तो $65 के नीचे के कारोबार अब यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। ऑफ कोर्स ऑन द वीक साइड यहाँ पर 3.5% की तेज़ी अभी भी दिखाता है ये, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 65 के नीचे यहाँ पर ब्रेंट है। और जहाँ तक WTI के क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात है, बाजार को लगता है कि 62 का लेवल अब यहाँ पर बहुत दूर नहीं है। 62 के नीचे के कारोबार, अदर 60 का लेवल बहुत दूर नहीं है। मनोज जी, कैसे देखते हैं अब यहाँ पर प्राइसेस? क्योंकि $1 अगर WTI और गिरा तो हम 60 के भी नीचे जहां पर जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मनीषा जी, हमने इनफैक्ट यहाँ पे 60 के नीचे जाते हुए भी देखा था कीमतों को, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो है पुलबैक वहां से देखने को मिला, जब यहाँ पे जो टैरिफ की जो डेडलाइन है वो 90 डेज के लिए बढ़ाई गई थी यूएस की तरफ से। लेकिन यहाँ पे डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न है। कल भी जो ओपेक प्लस का रिपोर्ट आया था, तो उन्होंने 1,50,000 बैरल से जो है डिमांड के अनुमान घटाए वर्ष 2025 के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न तो रहेंगे डिमांड को लेकर के। हमारा मानना है कि 5,300 350 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा कच्चे तेल के लिए। जब तक 5,350 के नीचे कारोबार कर रहा है, अभी यहाँ पे अपसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगी। तो बेहतर है कि ये लेवल पे काउंटर को अवॉइड करें। अगर 5,300 के आसपास कीमतें आती है, तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस के प्राइसेस पे प्रियंक, आप कैसे देखते हैं अभी? नेचुरल गैस प्राइसेस में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 360 एक जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक स्टेप रेजिस्टेंस है, और वहां से हमने एक स्लाइड देखा है 300 के नीचे अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। मेरे हिसाब से 287 जो अभी रेट्स है, 280 से लेके 285 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स दिखते हैं। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेचुरल गैस में एक ट्रेडिंग बाउंस अगेन टुवर्ड्स 315 320 आ सकता है। तो फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये बाय रहेगा अराउंड 280 285 जोन्स में। 275 के नीचे या 270 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और ट्रेडिंग बाउंस के लिए बाय करना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 320।
बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे और मनोज जी, जैसे कुणाल भी कह रहा था कि तेजी यहाँ पर लगातार नजर आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और करंट प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो जो मूवमेंट है वो ऑन द हायर साइड रह सकती है। आपकी क्या सेंस है, आप कौन से प्राइसेस वॉच करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे कॉपर में हम देख रहे हैं मनीषा जी की $8,800 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बना है। इनफैक्ट हमने कीमतों को उसके नीचे जाते हुए जरूर देखा था, लेकिन वहां पे टिकी नहीं कीमतें, और फिर अभी हम $9,100 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहे हैं एलएमई पर। वेयर हाउस स्टॉक्स भी यहाँ पे लगातार जो है डिक्लाइन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉपर यहाँ पे बेहतर लगता है। डिप्स में बाय की रणनीति ही रखना चाहिए। 822 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ से 15-20 रुपए की अगर गिरावट आती है तो कॉपर में बाय की सलाह रहेगी। पोजिशनल बायर्स के लिए 788 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 880 तक कीमतें फिर एक बार जो है रिट्रेस हो सकती है। वहीं सेकंड नंबर पे जो है एल्यूमिनियम हमारी टॉप पिक रहेगी। यहाँ भी हमने एक अच्छे करेक्शन होते हुए देखे हैं, और निचले स्तरों पर हमने देखा है कि 230 एक अच्छा सपोर्ट एल्यूमिनियम में देखने को मिला है। तो 230 के आसपास अगर कीमतें आती है तो एल्यूमिनियम भी बाय करना चाहिए 222 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य यहाँ भी 245 तक के रखे जा सकते हैं। प्रियंका, आप रुपए में कैसे अब यहाँ पर मूव्स आता हुआ देखते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में वो इनिशियल भारी गिरावट के बाद अब कुछ स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आई है, लेकिन क्या हम डिक्लाइन कर चुके हैं और यहाँ से अब रुपया किस चाल चल सकता है? देखिए, डॉलर रुपये में अगर हम देखें तो 87.5 88 जो एक फ्लोर बना था, वहां से हमने एक तरफा मजबूती के मूव्स टुवर्ड्स 85 84 90 देखे, और वहां से फिर से एक बार वीकनेस में हमने 86 70 तक रुपए को वीक होता हुआ दिखा, और अभी 85 70 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो नियर टर्म जो रेंज रहेगी वो मेरे हिसाब से 84 90 84 हाफ ऑन द लोअर साइड, ये सपोर्ट का काम करेगा। ऑन द हायर साइड 86 70 87, तो ये 87 से लेके 84 हाफ, ये रेंज में मुझे लगता है कि रुपी ट्रेड्स देख सकते हैं हम। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल 85 60 है जो नियर टर्म लेवल्स जो देख रहा हूँ मैं, 85 84 हाफ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है रुपी को या डॉलर रुपी को यहाँ पे बाई किया जा सकता है अगर थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है अगेन टुवर्ड्स 85 20 85 के आसपास, फिर से हम वहां से 87 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में मनोज जी क्या व्यू है, क्योंकि जिस तरह से मॉनसून की इमीडिएट फोरकास्ट आई है, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पिछले साल 108% की बारिश थी, इस बार भी हम नॉर्मल अबव नॉर्मल का तो सोच के ही चल रहे हैं, विद एन एक्सपेक्टेशन की एक्सेस बारिश यहाँ पर 59% की प्रोबेबिलिटी से हो सकती है। इस खबर का एक इमीडिएट इम्पैक्ट के हम ऑलरेडी एग्री में आता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ से क्या सेंस है? बिल्कुल, यहाँ पे पर ये काफी एक अर्ली फोरकास्ट हम कह सकते हैं मनीषा जी, और हमारा मानना है कि काफी कुछ जो स्थिति है वो अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक तक जो है क्लियर होती हुई नजर आएगी। अभी काफी जल्दबाजी होगी, पर हाँ बिल्कुल यहाँ पे मौसम विभाग ने अगर प्रोजेक्शन किया है तो बेहतर मानसून रह सकता है, और इनफैक्ट उसका असर हम यहाँ पे ज्यादातर एग्री कमोडिटीज पर देख भी रहे हैं। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटी पेक में अभी भी स्पाइस यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा बेहतर लगता है अगर धनिया को छोड़ देता हूँ, क्योंकि वहाँ डाउनसाइड ब्रेकडाउन देखने को मिला और कीमतें 7700 के नीचे आज कारोबार कर रही है, तो धनिया को अवॉइड करें। जीरा यहाँ पे एक बेहतर पिक लगती है अगर यहाँ पे डीप आता है 24,300 के आसपास मई वायदा में, तो वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए 23,850 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 25,500 तक के स्तर जो है जीरा में कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता है। ये तो ये मसालों की बात, लेकिन मनोज जी इसके साथ कॉटन सीड ऑयल केक में जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको लगता है बनती? कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा अपसाइड मूव हमने देखा है मनीषा जी, और जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है 2,940 है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है टेक्निकली नजर आता है, तो ये लेवल पे बाय की सलाह नहीं रहेगी। जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे इतना फेवरेबल नहीं दिखता है, तो बेहतर होगा कि 2,940 के आसपास के स्तर मिले तो एक बार लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करें और वेट करें बाय के लिए। अगर कहीं भी 28-20 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल रहेगा, तो फ्रेश बाय के लिए डिप का वेट करना चाहिए। ऊपर में 20-25 रुपए की ओर बढ़त आती है तो वहां पे लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। बल्कि ये तो बात हुई कमोडिटीज की, और साथ ही साथ जिस तरह के टैरिफ की मूवमेंट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, आप दोनों से एक ही सवाल एक और जाने से पहले लेना चाहेंगे, वो ये कि यहाँ से अगर कोई टॉप ट्रेडिंग अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो किस तरह से होना चाहिए? प्रियंका, आप पहले। ठीक है, अगर टॉप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुझे लगता है कि मेटल्स एक अच्छा फायदेमंद सौदा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। अगर मेटल्स में कॉपर मेरी पहली बेट रहेगी। यहाँ से अगर 15-20 रुपीज का करेक्शन दिखता है, वो एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए टू गो लॉन्ग।
दूसरी पिक हमारी गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में भी मुझे लगता है कि अगर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर किसी को करनी है तो अभी फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है, बट नजरिया यही रखना चाहिए कि एटलीस्ट $150-200 का करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में। वो कभी भी आ सकता है, तो एक वॉच आउट रहना चाहिए कि गोल्ड में ऑन रिवर्सल सिग्नल्स पे सेल करने की रणनीति रखनी चाहिए। और सिल्वर पे अगर करेक्शन आता है तो नीचे में अराउंड 90,000 89,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाई करना चाहिए। ऑलराइट, तो कॉपर एंड सिल्वर आपकी रडार पे होना चाहिए, खरीदारी के मौके यहाँ पर आप ढूंढें, और चांदी एज एन इन्वेस्टमेंट के तरीके से आपको देखनी चाहिए। मनोज जी, आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे जो प्रेफर्ड बेट रहेगी वो सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर ही रहेगी। बाय साइड पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। सिल्वर में हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार जो जल्द 1 लाख के स्तर को पार करती हुई नजर आएगी। 1,04,000 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। सोने में थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की संभावना नजर आती है वेरी शॉर्ट टर्म, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें ये लेवल पे। और कॉपर और एल्यूमिनियम में बाय करना चाहिए। रुपी में मेरा मानना है मनीषा जी कि यहाँ पे अगर 86 से 8650 की अगर रेंज आती है तो वहां शॉर्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और लंबे अवधि में हमारा मानना है कि 90 तक के स्तर जो है नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 तक डॉलर इंडेक्स जो है फिर एक बार दिखा सकता है। तो यहाँ से लगभग 10% की गिरावट डॉलर इंडेक्स में अगले 1 साल में नजर आती है, तो उस हिसाब से रुपये एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। चलिए, तो अच्छा दिन है आज का, और जिस तरह की हम ट्रेडिंग कॉल्स आता हुआ देख रहे हैं वो भी ऑन द बेहतरीन साइड है। इक्विटी मार्केट्स में आज बढ़त देखने को मिली। मॉनसून 105% रह सकता है, और खरीदारी आप यहां पर मेटल्स में कर सकते हैं। रुपए में और एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट रह सकती है। तो सारे के सारे जो क्यूज स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए फिलहाल आ रहे हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। प्रियांक जी, मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और उन तमाम चीज़ों पर इत्मीनान से हमें और हमारे दर्शकों के साथ वो क्यूज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।